अस्सलाम वालेकुम। राम राम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। थोड़ा वीडियो मेरा लेट लेट में बनता है। कारण है कि कुछ अ, सामाजिक कार्य भी है, सामाजिक कार्य ना कुछ इसी तरह से पढ़ाई भी है। पढ़ाता हूँ, इसीलिए थोड़ा समय कम मिलता है मुझे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो एजुकेशन ले रहा हूँ वो एजुकेशन आप तक पहुँचाऊँ। एजुकेशन पहुँचाना एक दूसरे का ये कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपना एजुकेशन को दबा के रखता है, छुपा के रखता है, वो कहीं न कहीं अन्याय कर रहा है। आज इसी तरह के न्याय के बारे में बात करने आए हैं। कहने का तात्पर्य न्याय का बादशाह, जहाँ तक पश्चात राजनीतिक चिंतक के बारे में जिनका नाम आता है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपसे अंतिम चरण तक जो उनका विचार है, एकदम अंतिम विचार, जब अपने युवा काल से प्रौढ़ काल तक वो चले जाते हैं, तो उनका जो विचार है वो सारे विचार के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के जो विचारक पॉलिटिकल साइंस के जो विचारक रहे हैं वो आपके प्लेटो हैं। प्लेटो महोदय जो हैं बड़ा विचित्र प्राणी भी कर सकते हैं उन्हें। बड़ा बड़ा ऐसा इस टाइप का, मतलब के कहने का तात्पर्य ना, वो अपने विचारों में घिरा रहता था। कहीं ना कहीं वो अपने हर बात को संवाद शैली में लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करता था। और ये संवाद शैली वो सीखा किससे? अपने गुरु सुकरात से। सुकरात, खैर अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में, लेकिन सुकरात से हटके तो नहीं। प्लेटो का बात हुआ, सुकरात का जिक्र ना हो, ऐसा पॉलिटिकल साइंस के विचारक, पश्चात राजनीतिक चिंतक के विचारक प्लेटो का हो ही नहीं सकता। प्लेटो की जब भी बात आएगी तो सुकरात की बात आना ही आना है। किसी ने सच ही कहा है कि प्लेटो जो है सुकरात के रूप में पुनर्जन्म हुआ है उनका, प्लेटो का। आज हम लोग प्लेटो पढ़ रहे हैं, हम लोग प्लेटो के बारे में खास फोकस करेंगे, खास डिस्कस करेंगे। तो प्लेटो का पहले जीवन परिचय देखते हैं हम लोग। जीवन परिचय, प्लेटो का जीवन परिचय क्या है? प्लेटो एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ? कुलीन परिवार में। सुकरात के युग में पैदा हुआ। प्लेटो खुद कहता था कि वो एथेंस से पैदा हुआ था, तो वो कहता था कि मैं स्त्री के जगह पुरुष पैदा हूँ और सबसे भाग्यशाली मैं ये हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हूँ। प्लेटो का अपना वाणी है, खुद अपने कथन में कहे। तो प्लेटो के जब वो देख रहे, प्लेटो का नाम वैसे ओरिजिनल नाम क्या था? अरिस्टोक्लिस। उनका नाम अरिस्टोक्लिस था। प्लेटो नाम तो उन्हें उपनाम दिया गया था। वो एक व्यायाम करने जाते थे, तो आज के दौर में जो जिमर बोलते हैं, जिम जाते हैं लड़के लोग, युवा लोग, तो जिम जाते थे, तो उसका शोल्डर था वो बड़ा, मतलब स्लोट था, मतलब बोले तो एकदम बहुत चौड़ा था। तो चौड़ा को देख के, चौड़ा कांधा को देख करके उनका नाम का लकब पड़ा उनका प्लेटो। उससे उनका नाम होता है अरिस्टोक्लिस, उनका नाम है। और उनका पैदाइश जो है 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है। और जो अरिस्टोक्लिस नाम है उसका अर्थ होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, इसका नाम में होता है। प्लेटो का जब जन्म हुआ उस टाइम एथेंस में पेलोपोनेशियन युद्ध चल रहा था। दो समुदाय के बीच चल रहा था, वो था स्पार्टा एवं एथेंस के बीच चल रहा था युद्ध। देखिए प्लेटो जो है, जैसे कि कोई भी विचारक होता है, परिस्थितियों के अनुकूल उसका विचार जो है उभर कर आता है। कहते हैं ना कि विचार को देखिएगा तो परिस्थिति को देखना ही पड़ेगा। जो उस टाइम का जो परिस्थिति था, उस टाइम का मोमेंट था, उस टाइम का जो स्थिति था, उसी के आधार पर विचारक लोग अपने विचार देते हैं, ना कि आज के दौर के हिसाब से उस समय विचार नहीं देंगे। अपनी परिस्थिति से कोई भी अछूता नहीं रहेगा, वो उससे प्रभावित रहेगा ही रहेगा। भले प्रासंगिक हो सके आधुनिक युग में उनका विचार, लेकिन वो परिस्थिति के अनुकूल ही अपने विचार को लोगों के समक्ष रखते हैं। और उनका स्वभाव कैसा था? वो किस चीज पर जोर देते थे? एक दालचीन राजा का विचार देता है। सुकरात को विष का जो प्याला पिलाया गया था, पिलाने के कारण ही एक, जैसे कि आप कह सकते हैं ना, राजतंत्र, कुलीन तंत्र,
लोकतंत्र, जैसे अरस्तु भी कहता है राजतंत्र का विकृत रूप क्या है। अच्छा रूप तो राजतंत्र हो गया, विकृत रूप क्या है, निरंकुश तंत्र। और कुलीन तंत्र का निरंकुश बोला जाए या उसको विकृत रूप क्या है, तो वो कुलीन तंत्र मतलब कुछ लोगों का होता है तो वो भी निरंकुशता की तरफ चला जाता है। और लोकतंत्र, लोकतंत्र को अरस्तु कह देता है कि वो भ्रष्ट शासन है, वो भीड़ तंत्र है, मतलब कि वो मूर्ख का शासन होता है लोकतंत्र। उसी तरह ये मतलब के कहता है क्योंकि जो सुकरात का जो मृत्यु हुआ था, विष का प्याला जो पिलाया गया था, इस तरह देखा उसका हत्या किया गया था, तो वो प्लेटो के समक्ष ही हुआ था, प्लेटो के जीवन काल में ही हुआ था, इसलिए वो लोकतंत्र था उस समय, तो लोकतंत्र को भ्रष्ट कहता है। और वह शासन तंत्र को 3 वर्गों में बांटता है। प्लेटो शासन तंत्र है ना, आज शासन तंत्र तीन तीन वर्ग में तो बटा हुआ है ही, लेकिन वो शासन के अधीन है। लेकिन वो क्या करता था ना, वो सबको अलग अलग ही रखता था। ठीक है, जैसा आज हम लोग है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 अंग है भारत के। इसके बगैर कोई भी शासन प्रशासन नहीं चल सकता। लेकिन वो प्लेटो क्या कहता है कि वह शासन तंत्र को 3 वर्गों में बांटता है। दार्शनिक राजा, सैनिक वर्ग, दार्शनिक राजा हो गया वो एक वर्ग हो गया, सैनिक वर्ग दूसरा हो गया, और तीसरा उत्पादक वर्ग है। इसमें भी बात यही है कि जो मतलब कि उसको बांटा इसलिए ना, जो विवेक बुद्धि से कार्य करता है, जो विवेक बुद्धि को अपने समक्ष प्रस्तुत करता है, वो दार्शनिक राजा बनेगा। और जो साहस दिखाता है वो सैनिक वर्ग बनेगा। और जो उत्पादक वर्ग कौन बनेगा, उत्पादक वर्ग वो बनेगा जो जिसमें तृष्णा, तृष्णा मतलब के जो जो पैसों का ललक रखता हो, मतलब जो संपत्ति का चाहता हो, संपत्ति के लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाता है, संपत्ति को ही अपना सब कुछ मानता है, वैसे वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग बनेंगे। बिजनेसमैन जिसके आज हम लोग बोलते हैं, अडानी अंबानी, आज क्या है, वो सब उत्पादक वर्ग है। वो न्याय के प्रति दृढ़ संकल्प तथा प्राथमिकता देता है। वो जो है ना प्लेटो, न्याय, न्याय दो भैया, एकदम चाहिए चाहिए, प्लेटो का कहना है। प्लेटो का कहना है कि हर व्यक्ति अपना कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न करे, संपूर्ण रूप से संपन्न करे, वही न्याय है। जो व्यक्ति अपना काम को अधूरा छोड़े वो न्याय नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ ना कि आज के अधीनस्थ लोग को देखिए, नौकरशाही लोग को देखिए, जो अपने ऑफिस में बैठ करके और अपने कार्य को पूर्ण रूप नहीं देते हैं, वो संपूर्ण पूर्ण रूप नहीं देते हैं, संपन्न नहीं करते हैं, तो वो काम जो अधूरा है, वो कर्तव्य पूरा है, कर्तव्य अधूरा है, और वो न्याय के अधीन नहीं है, वो न्यायहीन है। इसलिए न्याय उसी को कहते हैं जो व्यक्ति अपना कार्य को संपूर्ण संपन्न करे, मतलब पूरा कंप्लीट करे। ये प्लेटो का कहना है। प्लेटो का तो हम लोग स्वभाव देख लीजिए कैसा विचारक है, वो दार्शनिक राजा को प्राथमिकता देता है। अब देख लेते हैं हम लोग कृति उनका क्या है, उनका जो बुक क्या है। कृति देखने से पहले हम आपको गुफा का सिद्धांत बताना चाहते हैं। गुफा का सिद्धांत जो है उसका बहुत प्रचलित सिद्धांत है। प्लेटो का जो गुफा सिद्धांत है वो आप इस तरह से समझिए कि प्लेटो ने कहा है अपने पुस्तक क्या बोले, अपने विचार में कहा है उन्होंने कि जो गुफा का सिद्धांत है उसमें क्या है ना, 4 लोगों को वो गुफा में कैद कर देता है। कैद करने के बाद वो चारों लोग को कैद जो करता है तो वो जंजीरों से बना हुआ रहता है, और वो गुफा का जो मुंह होता है पीछे, वो उस तरफ उसका फेस होता है पीछे तरफ, और आगे जो दरवाजा जिसमें रहता है, इसमें रास्ता रहता है, वहां पर उसका पीठ रहता है। तो जब 4 लोग रहते हैं वो मुंह उनका बंधा हुआ रहता है उस तरफ, तो वो जब देखते हैं किसी को भी आते जाते हैं, कहीं वो परछाई आता है ना, सौल आता है, परछाई आता है, तो परछाई से वो देखते हैं, कभी आदमी गुजरता है, कभी जानवर गुजरता है, कभी तरह तरह के मतलब के बड़े लंबे चौड़े आदमी जो गुजरते हैं, तो वो परछाई से समझता है कि वो वही मतलब के हकीकत है, सही है। और वो मतलब कि कहते हैं कि जैसे कि कभी लंबा आया तो कभी छोटा परछाई आया, तो वो कहते हैं ना कि देखो लंबा आया, अब छोटा आएगा, अब उससे मोटा आएगा, ये आपस में संवाद करते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो वहां से छूट जाता है, वो बाहर की दुनिया में जाता है, तो वो तो अचंभव रह जाता है, वो कहता है वास्तविक दुनिया तो कुछ और है, ये तो हम लोग जो परछाई की सच समझ रहे थे, सत्य समझ रहे थे, वो तो असत्य है, सत्य तो कुछ और है। तो वो कहने का तात्पर्य कि गुफा के सिद्धांत में वो देखा कि कुछ और है, तो वो आकर के तीनों व्यक्ति जो कैद है गुफा में, उसे आकर के बताता है कि देखो भाई, हम लोग जो समझ रहे थे परछाई ना, वो परछाई क्या है ना, वो धूप का भी है और सूरज का भी है, सॉरी, धूप का भी है और आग का भी है। जो आग जलते हैं तो उसका भी आता है, तो हम आग और सूरज दोनों को एक ही समझ रहे थे, दोनों तो अलग अलग है, दोनों पृथक है। और जो व्यक्ति जो हम लोग देख रहे थे, वो व्यक्ति जो है, व्यक्ति तो हम ही लोग के रूप में है,
अब व्यक्ति का तो दुनिया ही कुछ और है, वो तो कुछ दिनचर्या है, उनका काम है, रोजगार है, हर चीज है, हम लोग तो बस बंधे हुए हैं। ये तो ये तो कुछ गलत है। तो तीन बोलता नहीं, हमारा ज्ञान भी सही, हम जो सोचे हैं, जो बताए हैं, यही ज्ञान है, तुम गलत बोल रहे हो। और वो तीन जो है एक को मिल के मार देता है, पीट देता है, धर के धुन देता है। तो वो क्या होता है, एक तरफ से देखा जाए तो मतलब कि मिथ्या सत्य को वो सत्य समझ रहा है, और वास्तविकता सत्य को मिथ्या समझ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति अगर किसी बात के तत्व तर्क तक नहीं पहुंचता है और उसे वास्तविकता समझ लेता है, तो वो सत्य नहीं होता, वो असत्य होता है। असत्य में ही जी करके वो जिंदगी अपना यापन खत्म कर देता है। इसलिए लोगों को जो है सत्य की तरफ दौड़ना चाहिए, न्याय की तरफ दौड़ना चाहिए। ये प्लेटो एक गुफा का सिद्धांत से एक मैसेज देना चाहता है। वो इस संदर्भ में बताना चाहता है कि न्याय, व्यक्ति, सत्य, असत्य, हर व्यक्ति को जानना चाहिए, उससे रूबरू होना चाहिए। ये गुफा का सिद्धांत का ये तात्पर्य है। अब हम लोग आ जाते हैं कीर्ति के बारे में। उनका जो पुस्तक है द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, ये तीन को पॉपुलर इसका है। तीन को जो पुस्तक है, इनका सर्वाधिक सर्वमान प्रचलित देखा जाए तो इसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तीन ग्रंथ। द रिपब्लिक में वो कहता है ना कि जैसे ये बताए थे कि न्याय और दार्शनिक राजा पर जोर बहुत देता है। और इसमें वो कहता है कि द रिपब्लिक में कि व्यक्ति का अंतिम कार्य, व्यक्ति का अंतिम भूमिका ही न्याय है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम में हस्तक्षेप नहीं करे, यही भी न्याय है। एक व्यक्ति अपना कार्य को संपूर्ण करे, यही न्याय है। और दार्शनिक राजा वो होगा जो बुद्धि विवेक में संपन्न होगा, जो तीनों श्रेणी, शिक्षा का तीनों श्रेणी में जो अव्वल होगा, जो पास होगा, वही दार्शनिक राजा बनेगा। वो द रिपब्लिक में कहते हैं। रूसो का एक कथन है, रूसो कहता है कि प्लेटो का द रिपब्लिक शिक्षा में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के बारे में कहता है द रिपब्लिक को। वो कहता किसमें है, रूसो का जब बुक आया था 1762 में, ईमेल 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 जो बुक आया था, उसमें वो कहता है कि द रिपब्लिक जो है शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, रूसो कहता है। अब देखिए आ जाते हैं हम लोग द स्टेटमेंट, उसका दूसरा पुस्तक जो प्लेटो का दूसरा पुस्तक जो द स्टेटमेंट है, वो क्या किया ना, वो राज्यों का वर्गीकरण किया, राज्यों को बांट दिया है कि राज्य को अपना कार्य किस आधार पर करना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य क्या क्या कार्य है, राज्य का क्या दायित्व है। वो 3, 4, 5 जितने भी भाग में जाए, मतलब कि राज्य का अंतिम जो कार्य होगा वो जितने भाग में बांट सकता है वो बांट सकता है। राज्य का वर्गीकरण किया था स्टेटमेंट में प्लेटो ने। द लॉज उसका अंतिम पुस्तक है। लेकिन उसमें क्या है ना कि कहने का तात्पर्य है कि द लॉज बुक में उसका विचार ही बदल गया, पूरा बदल गया। कहने का मतलब है ना, द लॉज में वो कहता है कि मैंने जो द रिपब्लिक में जो संवाद किया था, जो विचार दिया था, वो धरातल को तत्व नहीं है, वो काल्पनिक है, टोपिया है। मेरे विचार जो हैं वो समाज के कल्याण के लिए, समाज के उद्धार के लिए धरातल पर नहीं उतरता, वो तो सिर्फ काल्पनिक है, वो ऊपर ऊपर की बात है। मेन क्या कहता है वो कि द रिपब्लिक में कि न्याय जो है, राजा जो जैसा कानून बनाएगा वही न्याय है, ऐसा कहता है। नहीं, द लॉज में उसका बात बदल जाता है। वो कहता नहीं, कानून के आधार पर राज चलेगा, कानून के आधार पर राजा भी चलेगा। कानून जो रहे, जो जैसा कहेगा वैसे राजा को करना पड़ेगा, वही न्याय है। बात बदल जाता है। वो लॉ को, कानून को जो है प्राथमिकता देता है और राजा को द्वितीय श्रेणी में रखता है। कहने का मतलब है कि कानून को गौण रखता है और राजा को जो है मतलब कि द्वितीय श्रेणी में रखता है कि राजा जो है कानून का पालन करेगा। राजा कानून का पालन करेगा, ना कि कानून राजा का पालन करेगा, ऐसा नहीं। राजा पहले क्या था ना रिपब्लिक में कि कानून राजा ही था, राजा जो अपने संवाद शैली में जो कह देता था वही कानून बन जाता था। लेकिन अब क्या है कि एक कानून बनेगा और कानून के आधार पर ही राजा कार्य करेगा। अब देखिए उसका शिक्षा क्या है, प्लेटो का शिक्षा। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा थोड़ा, लेकिन जानकारी तो आपको मिल जाएगा ना, जानकारी बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहता है, 3 चरणों में बांटा है प्लेटो ने शिक्षा को, 3 चरणों में बांटा है। जन्म से लेकर 20 वर्ष तक संगीत एवं व्यायाम भोजन। मतलब कि जो जन्म से व्यक्ति जो पैदा होता है वो 20 साल तक जो रहेगा, तो वो क्या ज्ञान लेगा, वो ज्ञान ये लेगा कि मुझे जो है
संगीत और व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज और संगीत और भोजन, तंदुरुस्त रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ। मतलब प्लेटो कहता है कि 20 साल तक, जन्म से 20 साल तक व्यक्ति को ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो संगीत मधुर हो और व्यायाम अच्छा हो और भोजन भी अच्छा हो, ताकि उसका सुडौल शरीर बने। उसके बाद क्या कहता है, दूसरा जो रहता है शिक्षा का चरण, उसमें उच्च शिक्षा 20 वर्ष से 35 वर्ष तक देता है। उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है ना कि वो विवेकपूर्ण प्राणी हो जाता है, वो तार्किक पूर्ण हो जाता है, सवाल जिज्ञासा जागता है उसके मन में। तो वो कहता है ना कि बौद्धिक ज्ञान का विकसित करना, बौद्धिक ज्ञान जो होता है उसका विकसित करना, वो 20 से 35 वर्ष तक के में शिक्षा दिया जाता है। और तीसरा चरण जो कहता है शिक्षा का, व्यवहारिक शिक्षा, इसे बौद्धिक शिक्षा को व्यवहारिक रूप देना, 35 से 50 वर्ष तक। और ये व्यवहारिक शिक्षा जो ग्रहण कर लेता है वही दार्शनिक राजा बनता है, और जो व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करता है और वो धारण नहीं करता है तो वो दो ही श्रेणी में अटक जाता है। दो श्रेणी में इसलिए अटक जाता है ना कि वो पहला श्रेणी में जो कार्य करता है, जो आपका व्यायाम करता है, भोजन करता है, जो खाता पीता है, बढ़िया टंच रहता है, हेल्थ वेल्थ रहता है, तो वो क्या होता है ना कि वो जो है आपका सैनिक वर्ग बनता है, वहीं तक सीमित रह जाता है। तो और दूसरा में जो उच्च शिक्षा जो होता है, तो उसमें क्या होता है ना, बौद्धिक ज्ञान विकसित करता है। तो बौद्धिक ज्ञान विकसित करता है तो वो उत्पादक वर्ग बनता है। और जो व्यवहारिक शिक्षा ज्ञान प्राप्त करता है और या तीनों शिक्षा ज्ञान करता है, वो दार्शनिक राजा बनता है। लेकिन देखिए ना, अभी इसका आलोचना करेंगे तो बहुत आलोचना है इसका, क्या कि ये समाज को तीन वर्ग में बांट दिया है, तीन श्रेणी में बांट दिया है कि जो सैनिक वर्ग बनेगा वो राजा नहीं बन सकता, और जो उत्पादक वर्ग बनेगा वो भी राजा नहीं बन सकता। लेकिन ये तीनों चीज जब चरण को पार करेगा तो वो राजा बन सकता है। वो तो खैर अभी आगे देखेंगे आलोचना में। देखिए इसमें क्या है ना, संपत्ति साम्यवाद। देखिए भाई साहब, प्लेटो जो कहते हैं ना कि संपत्ति साम्यवाद, तो राजा के बारे में बात किया, बोलता है कि राजा को संपत्ति और स्त्री से दूर रहना, संपत्ति और स्त्री दोनों से दूर रहना, ताकि दोनों जो है राजा को कमजोर बनाता है। संपत्ति का लालसा नहीं होना चाहिए राजा के ऊपर, वो नहीं रहे तो ही बढ़िया है। देखिए प्लेटो, प्लेटो की आलोचना हम लोग देखते हैं। प्लेटो की आलोचना किस किस ने की है। प्लेटो जो है आपका काल पोपर, काल पोपर तो उसे कहता है खुले समाज का दुश्मन। किसमें कहता है, अपना पुस्तक जो है उसका, पुस्तक अपना वो जो लिखे हैं उसमें वो कहते हैं। और आपका हन्ना आरेंट, हन्ना आरेंट कहती है, वो भी वही बात कहती है, लेकिन वो थोड़ा सा एडवांटेज है, वो कुछ और भी कहती है। वो कहती है फांसीवाद का दार्शनिक है, फांसीवाद का जनक है वो प्लेटो, हन्ना आरेंट कहती है। और सेबैन कहता है ना, सेबैन कहता है कि कल्पनावाद वो काल्पनिक अटोपिया है। सेबैन कहता है धरातल पर नहीं उतरता उसका विचार प्लेटो का। ये सब आलोचना है। जेलर, जेलर क्या कहता है ना, जेलर कहता है कि श्रमिकों का जो है वो शिक्षा से उसे वंचित करता है, सिर्फ उसे क्या बोलते श्रमिक में बढ़ाता है, सिर्फ काम करने कामगार में बढ़ाता है, लेकिन शिक्षा उसे नहीं देता है। बस शिक्षा के बारे में बात ही नहीं किया, श्रमिक लोग के लिए, मजदूर लोग के लिए शिक्षा के बारे में बात नहीं किया प्लेटो, ये जेलर कहता है। अब इमर्शन, इमर्शन क्या कहता है, इमर्शन का बात समझिए। इमर्शन कहता है ना कि प्लेटो ही दर्शन है, दर्शन ही प्लेटो है। वो मतलब कहता है ना कि प्लेटो के अलावा कोई दर्शन ही नहीं। ये तो अजब बात नहीं, दुनिया में तरह 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 तो क्या बोलते हैं, तरह तरह के विचारक हैं, वो किनका विचार नहीं क्या प्लेटो ही दार्शनिक है, दार्शनिक ही प्लेटो है, मतलब कुछ और समझिए। इस बारे में आलोचना की उन्होंने। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी प्लेटो का आलोचना किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि समाज के 3 भागों में विभाजित किया ये सबसे अनुचित है, मतलब बेकार है, मिथ्या है, झूठ है, ये सत्य है ही नहीं, सत्य से दूर दूर तक वास्ता नहीं। अम्बेडकर ऐसा क्यों कहता है, बात तो वही आती है कि जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करेगा तो वो सैनिक वर्ग बनेगा, द्वितीय करेगा उत्पादक वर्ग बनेगा, तृतीय करेगा तो राजा बनेगा। ये कहा कि दस्तूर है भाई, अगर जिसको राजा बनना हो तो वो सैनिक ही तक सीमित रहेगा। जैसे हमारा लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या है कि जो प्रोटोकॉल को पूरा करता है वो भारत का पीएम भी बन सकता है, जो प्रोटोकॉल को पूरा करता है वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन यहाँ का प्रोटोकॉल को पूरा भी करेगा व्यक्ति, करता भी है पूरा, ठीक है, प्रोटोकॉल को, तो वो क्या है ना कि संकट में। क्यों? क्योंकि एक प्रोटोकॉल खत्म हुआ तो वो खत्म, बन ही नहीं सकता। और हमारा वो वैसा नहीं है, हमारा संसदीय शासन व्यवस्था है। खैर ये तो प्रासंगिकता की बात है कि उस समय की क्या परिस्थिति थी तो वैसा विचार था,
आपके समय में क्या परिस्थिति है, इसलिए ऐसा विचार है। विचार जो है प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं करता। बोलिए क्योंकि क्योंकि विचार जो है परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेटो का जो आज विचार है वो प्रासंगिक है या नहीं, उस समय रहा होगा, आज नहीं, ये भी तो कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या, आज हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़े, कुछ बहुत छूटा है या नहीं छूटा है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लेटो तो भैया, प्लेटो का विचार आपको हर हाल में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना ही पड़ता है। खासकर यूजीसी नेट में उसका पुस्तक के बारे में आता है, कौन से पुस्तक में वो क्या अपने विचार दिए हैं, ये आता है। और उनके उनका कहने का क्या अर्थ निकलता है, और उनका जो है विचार वो कैसा है, वो किस चीज का जनक है। तो प्लेटो जो है दार्शनिक राजा के जनक है। जो दार्शनिक विचार होता है ना, उसके जनक है। राजा तो उसमें आएगा ही आएगा। दार्शनिक राजा उनका विचार प्राथमिकता है। वो चाहता है कि एजुकेटेड व्यक्ति, एजुकेटेड पर्सन ही राज्य को संभाल सकता है, अन्यथा नहीं। धन्यवाद। देखिए लाइट कटाई गया है, ठीक है, धन्यवाद।